दोस्तों, मैं आज अनिल आपको कहानी सुनाऊंगा भूतिया खंडर की। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय कर रखा था। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियों का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले ही बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी। मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार घर दिखाई दिया। घर बारिश से पूरी तरह धुल चुका था। ऐसा लग रहा था मैं उस घर में इस घर में ढेर सारे लोग रहते हो। मैं तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूरकर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर वार्ड तरफ एक स्टोर रूम है, वहाँ जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े मिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर मिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, तब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। सिस्टर जूलिया की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ कदम दूर ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्य चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दंड स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विनोद, यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही बात बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विनोद बोले, तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो सच में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड लगा हुआ था। बेड के सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर दो गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और एक दो पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे में एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने मेरे लिए आसमानी रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे में लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अभी तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मैं वहाँ से निकलने लगा। तभी कैप्टन विनोद बोले, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विनोद से कहा, आपकी बाथरूम में पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसने मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर नहीं दिखाई दिया। मेरा सिर गायब था। अब मैं वहाँ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप में चला जाऊंगा। यह कहते हुए कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़क सी आवाज़ गूंजी, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज़ दब रही थी। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या बताना चाहते सर आप?
कैप्टन, जो आज तक कोई नहीं जान सका, मैं आज तक कोई ना जान सका, यह मैं जानकर क्या करूँगा। प्लीज़ आप मुझे जाने दें, मैं डर से रुआं सा हो गया। कैप्टन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। पूरी कहानी सुनते ही खुद तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़कर आऊँगा। तुम अपने कॉलेज कैंप से बहुत दूर आ गए हो, यहाँ तक अब तुम चलते हुए नहीं पहुँच पाओगे। कैप्टन के स्वर में न जाने कैसी आश्वस्ति थी। मैं चाहकर भी उनके बगल में सोफे पर बैठ गया। कैप्टन विनोद कहने लगे, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिकों की वर्दी में हमारी एक घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला था। दुश्मनों ने साजिश के तहत उस घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक से अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले छद्मवेशधारियों को ठहरने की इजाज़त भी दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और एक ही पल में पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर बन गया। मैंने बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आज भी अपनी शानदार स्थिति में है। मेरी बात को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में, दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उस ब्लास्ट के हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के। मैंने फिर कहा, हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिख रहा। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैंने उनके चेहरे को देखकर अंदर तक दल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप ब्लास्ट में कैसे बच गए? मेरी बात सुनते ही कैप्टन टाँका लगाकर हंस पड़े। मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है। मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अपने चेहरे पर गीलापन का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही नींद से जागा, मेरी सभी सहपाठी और टीचर मेरे चारों तरफ खड़े थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने सर से कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। मैंने बोला, तो क्या मैं बेहोश था टीचर? हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। जब हम वापस लौट आए तब तुम नहीं आए, तो हम सभी ने मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद हमें एक जीप आती दिखाई दी, जिसमें एक आर्मी अफसर तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़कर वापस गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे यह कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने उनको तुम्हारे बेहोश होने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले, रोमेश ही सारी बात बताएगा, जो भी बताएगा वह एक एक अक्षर सच होगा। सब उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर दिलाया। मैंने उनको उधर चलने को कहा जहाँ से सभी ने कैप्टन को आते हुए देखा था। पहले तो सर जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत करने पर वो मान गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह एक अधजला खंडर था। वहीं पर एक टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। मैंने सभी को पूरी बात बताई। तो दोस्तों, ये थी अब खंडर की कहानी। भूतिया मिठाई की दुकान। सागरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। ग्राहक, अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती तो पैक कर देना। सौरभ, ये लो काका, आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही तोताराम की भी मिठाई की दुकान थी। सभी लोग सौरभ की दुकान से मिठाई लेते, उसकी दुकान की तारीफ कर रहे होते, जिसे सुनकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है। तोताराम न जाने क्या हो गया इस गांव के लोगों को, जब देखो सौरभ की मिठाई की तारीफ करते रहते और मेरी दुकान पर देखो एक मक्खी तक नहीं भटक रही, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। मन तो करता है उसकी मिठाई में जहर मिला दूँ, जहर। तभी तोताराम की दुकान पर उसका दोस्त महेश आता है। तोताराम से बोलता है, महेश, अरे तोताराम क्या हुआ? या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? तोताराम, कुछ नहीं भैया,
मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। देखो ना महेश भाई, मैंने इतनी अच्छी और शानदार दुकान खोली है, लेकिन सुबह से बस 2-4 ही ग्राहक दुकान पर आए। फिर शाम को तोताराम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है। घर जाकर फिर से बड़बड़ाने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में, जो सभी उसकी मिठाई की तारीफ़ करते हैं। तोताराम की पत्नी, अजी क्या हो गया, क्यों इतने तनमनाते हुए, किस दुकान में आग लगाने जा रहे हो? अरे भाग्यवान, एक ही तो है जिसने मेरा आधा धंधा चौपट करके रखा है, बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। मेरा तो मन करता है सौरभ की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूँ, जहर। तोताराम की पत्नी, अजी आप भी ना, यह कोई जहर नहीं है, इस शीशी में पानी है जो सौरभ की मिठाई की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगा। बस आपको यह पानी उसकी मिठाई के ऊपर छिड़कना है, फिर देखना इसका कमाल। तोताराम, अरे मेरी चमेली, क्या दिमाग पाया तुमने, पर मैं करूँगा कैसे? तोताराम की पत्नी, अब मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे? ये लो शीशी और खुद सोचो कैसे और क्या करना है, मैं तो चली खाना बनाने। अगले दिन तोताराम सौरभ अपनी दुकान खोलते। तोताराम मौका देकर सौरभ की दुकान पर जाता है। सौरभ से बोलता है, तोताराम, अरे सौरभ, अरे भाई, बात तो तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए हमारे गांव वाले नहीं बल्कि आसपास के गांव वाले भी तुम्हारी मिठाई खाना पसंद करते हैं। सौरभ, तोताराम जी, ये सब तो आप ऊपर वाले की मेहर है। तोताराम, अरे भाई, ये दुकान के अंदर से आवाज़ कैसी है? आवाज़, पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। तोताराम, अरे भाई सौरभ, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा दुकान में घुस गया। सौरभ दुकान में अंदर जाकर देखता है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे ही सौरभ दुकान से बाहर निकलता है तो वह तोताराम को उसकी मिठाई पर शीशी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है। तोताराम को बोलता है। सौरभ अब समझ आया कि तोताराम आज इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। ज़रा बताओ कि चुपके चुपके क्या डाल रहा है मेरी मिठाई पर? तोताराम, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है तुम्हें सरपंच जी के पास लेकर ही जाना पड़ेगा। तोताराम, अरे सौरभ भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा गया जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। सौरभ, ठीक है भाई, इस पर छोड़ता हूँ, मगर अभी कैसा किया तो तुम्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। तोताराम की पत्नी, अजी आपसे तो एक भी काम ठीक से नहीं हो। तोताराम, मेरा तो मन करता है सौरभ के बच्चे को जान से मार दो। तोताराम की पत्नी, हाँ तो क्या है, मार दो उसे जान से। तोताराम, है भगवान, कैसी पत्नी दी है, अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। तोताराम की पत्नी, आप भी ना पहले मेरी बात सुनो, ऐसा काम करो कि आप सांप भी टूट जाए, लाठी भी ना टूटे। तोताराम, है भगवान, साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहती हो? तोताराम की पत्नी, अरे सौरभ भाई को ऐसी मार दो कि किसी को पता ही नहीं चले कि आपने मारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ भाई सुबह दुकान खोलने के लिए नदी किनारे जाता है, आपको बस उन्हें नदी में धक्का देना है। सौरभ भाई मरे वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वाले की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। उसी दिन सौरभ उसकी पत्नी तोताराम उसकी हरकत के बारे में बताता है। मीना, कमबख्त, तोताराम ने से जरा होशियार रहना, जरा फिर से कोई गड़बड़ ना करने लगे। अगले दिन सौरभ अपने घर से खुशी खुशी दुकान जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचता है, तभी तोताराम पीछे से सौरभ को धक्का मारकर गिरा देता है, वहां से भाग जाता है। नदी में गिरने से सौरभ की मौत हो जाती है और वह एक डरावना भूत बन जाता है। और सौरभ धीरे जब भूत बन जाता है, तब उसकी आत्मा तोताराम को परेशान करने लग जाती है और तोताराम को मार देता है। इस तोताराम को और उसकी पत्नी को मार देता है। इस प्रकार से वो अपनी मौत का बदला ले लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021।